नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में विधायक दल के बंटवारे के बाद अब संसदीय दल भी टूट रहा है। खबरें आ रही कि 15 से 20 सांसद टीएमसी से टूटकर अलग धड़े बना रहे हैं और वो एनडीए का समर्थन भी करेंगे। क्या पता आगे चलकर ये सांसद बीजेपी में ही शामिल हो जाएं और बीजेपी की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दें कि वो लगभग बहुमत के करीब पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या खेल खेल रही है। मोदी शाह ने किस तरह से टीएमसी को अपने शिकंजे में कस लिया है, उसे तोड़ मरोड़ कर ध्वस्त कर रही है। तृणमूल का नामो निशान मिटाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई, बल्कि उसके प्रति ज़बरदस्त गुस्सा भी दिख रहा है। उसके सांसद पिट रहे हैं, उसके विधायक पिट रहे हैं, उसके कार्यकर्ता पिट रहे हैं। तो लगातार बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि कुछ भी कर नहीं पा रही हैं, या उन्होंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल अपर्याप्त दिख रहा है। ये भी लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्हें लग रहा है जिसको जाना हो जाए, जिसको रहना हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ममता बनर्जी बहुत ही असहाय हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया है, विद्रोह इतना ज़बरदस्त है कि उसे वो नियंत्रण में नहीं रख सकती हैं, या फिर उन्हें ये समझ में आ गया है कि मोदी शाह ने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है, चाहे वो ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स का हो, या फिर प्रलोभन का हो, या फिर सुरक्षा देने का हो, चाहे जो भी हो, लेकिन भी मोदी शाह के जाल में उनके विधायक और सांसद फंस गए हैं और अब उनको वो छुड़ा नहीं पा रही हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। एक ममता बनर्जी जैसी जुझारू नेता के लिए इस तरह की स्थिति में आ जाना सचमुच में बहुत दयनीय लगता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है कि ममता बनर्जी कह तो रही थी कि मैं लड़ूंगी, लेकिन वो लड़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। वो लगातार आत्मसमर्पण करते हुए नज़र आ रही हैं। अब आप सोचिए, ठीक है कि बंगाल चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी, इसके बावजूद उनके पास 80 विधायक थे और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिला लें तो 41 सांसद थे। यानी वो बहुत बड़ी पार्टी थी, नंबर 3 की पार्टी थी कांग्रेस, और अगर आप समाजवादी पार्टी को लें उसके बाद उसकी हैसियत विपक्ष में नंबर 3 की पार्टी की बन गई थी। लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के होने के बावजूद उनके पास ना वो हौसला था, ना उनके पास रणनीति थी कि अब जो स्ट्रेंथ उनके पास रह गई है उसका इस्तेमाल करके वो आगे की अपनी तैयारी करें और अपनी राजनीतिक पकड़ को हाथ से फिसलने न दें। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी में जो एक अहंकार है, एक जिद है, और शायद अभिषेक बनर्जी को लेकर एक मोह भी है, उसकी वजह से उन्होंने ये परवाह नहीं की कि जो जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए। अगर गुस्सा अभिषेक बनर्जी को लेकर था तो उन्हें दरकिनार करके जो वरिष्ठ नेता थे उनको कमान सौंपती। लेकिन उन्होंने हल्की फुल्की कोशिश इसकी भी की, लेकिन ऐसी नहीं की कि जो विद्रोही थे, चाहे वो विधायक विद्रोही थे या सांसद, उनको मुतमईन कर सकती, उनको संतुष्ट कर सकती। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से एक हार के बाद एक और बड़ी हार स्वीकार कर ली। दरअसल अगर उन्हें ये इल्हाम हो गया था कि मोदी शाह ने जमकर शिकंजा कस दिया है, उनके हाथ में अब बहुत कुछ नहीं रह गया है, तो वो एक बड़ा तुरुप का पत्ता खेल सकती थी। लेकिन शायद वहाँ भी उनका अहंकार आड़े आ रहा था। वो अगर
ये करती कि पूरी की पूरी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देती, तो फिर बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए, उनके सांसदों और विधायकों दोनों को तोड़ना नामुमकिन हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि तब सांसदों में 99 सांसद कांग्रेस के हैं और जो लोकसभा में 28 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं। उनकी संख्या कुल मिलाकर 127 पहुंच जाती और उसका 2/3 तोड़ना फिर मोदी शाह के वश की बात न रह जाती, और फिर उसका जो उससे ताकत उन्हें राज्य में भी मिलती। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़कर उसमें शामिल होकर आखिरकार ममता बनर्जी पहले कांग्रेस पार्टी में ही रही हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई है। तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी कांग्रेस से बहुत अलग नहीं है। ये बात ज़रूर है कि तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई, क्योंकि उनकी पार्टी ने बंगाल में जो आतंक का सहारा लिया, जो एक्सटॉर्शन पॉलिटिक्स की, जो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने की राजनीति की, वो बिल्कुल उलट थी और उसकी वजह से ही उनका नुकसान भी हुआ। क्योंकि जब उन्होंने इन पार्टियों को निशाना बनाया तो बीजेपी के लिए खुला ग्राउंड भी दे दिया और उसमें बीजेपी फलती फूलती रही और आज उनका ही शिकार उसने कर दिया। तो अभी भी मौका है, अभी भी वक्त था कि वो ये घोषणा करती कि हम कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते हैं, और जैसे ही विलय की घोषणा होगी, औपचारिकता होगी, उसके बाद फिर ये जो सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं या भूपेंद्र यादव के साथ बैठक कर रहे हैं, ये सब उनके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर जो 2/3 संख्या चाहिए उनको पार्टी तोड़ने के लिए, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन क्या पता ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं? क्या वो यही चाहती हैं? क्योंकि ममता बनर्जी का आरएसएस से, बीजेपी से कोई वैसा बैर तो रहा नहीं है। वो डबल गेम खेलती रही हैं। वो मोदी जी से भी अपने संबंध सुधारने की कोशिश करती रही हैं, आरएसएस की तारीफ करती रही हैं, और पहले तो वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं। तो एक तो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता अभी तक संदिग्ध है। वो बेशक इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई और जो केंद्र में जो 3-4 नेता थे उनमें से एक वो भी थी, लेकिन न तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और न ही वो जज्बा दिखाई दे रहा था जो उन्होंने बंगाल चुनाव के ठीक बाद कहा था कि इंडिया गठबंधन को अब खड़ा करेंगे और उसे मजबूत बनाएंगे। वो क्षमता और वो जोश वो उन्होंने नहीं दिखाया। तो अभी भी अगर ये दांव, आखिरी दांव ममता बनर्जी खेल सकें कि पूरी की पूरी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दें, और आज की मांग भी यही है कि अलग अलग कोनों पे अलग छोटी छोटी पार्टियां लड़ेंगी, तो बीजेपी, मोदी शाह उन्हें नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, निगल जाएंगे। ये एक के बाद एक स्टेट में देखा जा रहा है और अब टीएमसी की बारी आई है। तो अगर उन्हें टीएमसी को बचाना है तो अब अगले 24 घंटे में ही ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास समय नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।